हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मल्टी प्रोसेसर सिस्टम को डिटेल में डिस्कस किया था। आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें हम क्लासिफिकेशन एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टी प्रोसेसर को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम से। हमने मल्टी प्रोसेसर सिस्टम को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है, जिसमें जो पहली कैटेगरी है उसका नाम होता है शेयर्ड मेमोरी। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये है शेयर्ड मेमोरी। शेयर्ड मेमोरी को हम टाइटली कपल्ड मल्टी प्रोसेसर सिस्टम भी कहते हैं। तो जो शेयर्ड मेमोरी है उसका दूसरा नाम होता है टाइटली कपल्ड मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। सिमिलरली हमारी जो दूसरी कैटेगरी है या जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी। डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी को हम लूजली कपल्ड मल्टी प्रोसेसर सिस्टम भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लूजली कपल्ड मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं शेयर्ड मेमोरी मल्टीप्रोसेसर सिस्टम से या टाइटली कपल्ड मल्टीप्रोसेसर सिस्टम से। यहाँ पर होता क्या है कि हर एक सीपीयू के पास खुद की लोकल मेमोरी नहीं होती। यहाँ पर एक मेमोरी ही शेयर की जाती है जो कि अमंग वेरियस सीपीयू जो एक सिस्टम में कनेक्टेड है उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए। इसको एक डायग्राम से समझते हैं। चलिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम बनाना है। तो ये हमने लिया CPU 1, यहाँ पे हमने लिया CPU 2, और भी बहुत सारे CPUs हो सकते हैं। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि शेयर्ड मेमोरी में लोकल मेमोरी नहीं दी जाती है किसी भी प्रोसेसर को। यहाँ पर क्या होता है, एक मेमोरी होती है जिसको हम शेयर करते हैं इन सारे CPUs के साथ। तो जो मेमोरी होती है वो हम यहाँ पर लगाएंगे और इसको हम शेयर कर देंगे इन बाकी CPU के साथ। तो ये हमारा हो गया शेयर्ड मेमोरी क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी का, या फिर जिसको हम लूजली कपल्ड मल्टीप्रोसेसर सिस्टम भी बोल रहे हैं। ये हमारा सेकेंड टाइप का क्लासिफिकेशन है मल्टीप्रोसेसर सिस्टम का। तो चलिए इसको भी एक डायग्राम से ही समझ लेते हैं। यहाँ पर जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, लोकल मेमोरी हर एक प्रोसेसर के पास नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर जो भी सीपीयू होते हैं उनके पास खुद की एक लोकल मेमोरी होती है। यहाँ पर किसी भी मेमोरी को शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, पर अगर एक सीपीयू चाहे तो वो दूसरे सीपीयू से कम्युनिकेट कर सकता है या उसकी मेमोरी को यूज कर सकता है, या अगर उसमें कुछ डेटा यूज करना है वहां से तो वो कर सकता है। तो यहाँ पे ये CPU 1 है और ये उसकी लोकल मेमोरी है। ऐसे ही एक CPU 2 है और यहाँ पर उस CPU 2 की एक लोकल मेमोरी होगी। ठीक है, और अगेन यहाँ पे और भी बहुत सारे CPU हो सकते हैं और सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे और भी बहुत सारे CPU और उसकी खुद की एक लोकल मेमोरी हो सकती है। और ये हुआ हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी क्लासिफिकेशन ऑफ मल्टीप्रोसेसर सिस्टम। चलिए अब डिस्कस करते हैं कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस मल्टीप्रोसेसर सिस्टम के। स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस ऑफ मल्टीप्रोसेसर। फर्स्ट एडवांटेज है रिलायबिलिटी। फर्स्ट एडवांटेज है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का क्या मतलब होता है? तो रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि अगर हमारा एक सीपीयू फेल या फिर डाउन भी हो जाता है तो हमारे पास और भी बहुत सारे प्रोसेसर या सीपीयू हैं टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए। तो इसीलिए इस मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में ये एडवांटेज है कि ये रिलायबल होते हैं। जो सेकेंड एडवांटेज है वो है इंक्रीज्ड थ्रूपुट। तो यहाँ पर हमारा जो सीपीयू का जो सिस्टम का थ्रूपुट होता है वो अच्छा होता है। पहले समझते हैं ये थ्रूपुट होता क्या है। तो थ्रूपुट का मतलब होता है नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड
पर सेकेंड। तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम हम एक सेकेंड में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन थ्रूपुट जो है वो इंक्रीज है। कैसे इंक्रीज है? यूनिप्रोसेसर सिस्टम से, क्योंकि यूनिप्रोसेसर सिस्टम एक बार में एक ही प्रोग्राम या प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर पाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम मल्टी प्रोसेसर सिस्टम की बात कर रहे हैं या मल्टी प्रोसेसर सिस्टम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो वहां पर होती है पैरेलल प्रोसेसिंग, क्योंकि वहां पर क्या होते हैं? मल्टीपल सीपीयूज होते हैं। तो इसीलिए जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो एक सेकेंड में ऑब्वियसली यूनिप्रोसेसर सिस्टम के कंपैरिजन में ज्यादा एग्जीक्यूट होंगे। इसीलिए यहाँ पे जो थ्रूपुट मिलता है वो हमें अच्छा मिलता है। हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है इंक्रीज परफॉर्मेंस। इंक्रीज परफॉर्मेंस का मतलब होता है जो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम होते हैं उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो मच बेटर होती है इन कंपैरिजन टू यूनिप्रोसेसर सिस्टम। और हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो होता है स्केलेबिलिटी। तो जो हमारे मल्टी प्रोसेसर सिस्टम होते हैं वो स्केलेबल होते हैं। स्केलेबल का मतलब होता है कि हम अगर एडिशनल सीपीयू लगाना चाहते हैं तो हम एडिशनल सीपीयू भी लगा सकते हैं, पर इसके साथ एक लिमिटेशन होती है कि हम एक लिमिटेड सीपीयू का ही इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी एक कंप्यूटर सिस्टम में। तो ये बेनिफिट तो है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम का कि एडिशनल हम प्रोसेसर ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट ही रहता है प्रोसेसर को अटैच करने का। चलिए अब अगर हम कुछ डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं मल्टी प्रोसेसर के, तो सबसे पहला डिसएडवांटेज होता है इसका कॉस्ट। जो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम होते हैं वो थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं इन कंपैरिजन टू यूनी प्रोसेसर सिस्टम। जो दूसरा डिसएडवांटेज होता है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो मच हायर होती है यूनी प्रोसेसर सिस्टम से, क्योंकि यहाँ पे एडिशनल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और यहाँ पे जो पावर कंजम्पशन होता है जो कि हमारा थर्ड डिसएडवांटेज है वो बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे जो पावर कंजम्पशन है वो ऑब्वियसली यूनी प्रोसेसर से ज़्यादा होगा। और यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम भी आती है, यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन इशू भी होता है। तो आज हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑफ मल्टी प्रोसेसर। हमने देखा कि हमारे दो टाइप से मल्टी प्रोसेसर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, टाइटली कपल्ड एंड लूजली कपल्ड। एक में जहाँ पे हमने हर प्रोसेसर के साथ एक लोकल मेमोरी दी है, और एक जहाँ पे हमने हर प्रोसेसर के साथ लोकल मेमोरी नहीं दी है, हमने एक मेमोरी को शेयर किया है अमंग वेरियस प्रोसेसर्स। फिर हमने कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस किए मल्टी प्रोसेसर के।